हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल 56 ट्यूटोरियल्स फॉर फिजिक्स। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 की। इसमें मैंने बात की थी कि अपन ओम्स लॉ की बात करेंगे, लेकिन अभी इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, कि मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट होती क्या चीज़ है। हालांकि मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है उसको, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि होती क्या है। एक बात बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि मतलब सड़क पे चलने को, तो आप बड़े इजीली चल लोगे, सड़क पे चलने को बहुत जल्दी चल सकते हो, लेकिन क्या आप पानी पे चल सकते हो? क्या आप पानी पे चल सकते हो? क्योंकि हम लोगों ने बात की है पहले चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट की। करंट लाइक अ वाटर, करंट लाइक अ वाटर मतलब जैसे वाटर का काम होता है फ्लो होते रहना, वैसे ही करंट का काम भी क्या होता है, फ्लो होते रहना। लेकिन जैसे हमारे चलने के लिए एक रास्ता है, ट्रेन के चलने के लिए ट्रैक है, बसेस के चलने के लिए सड़कें हैं, और प्लेन के लिए एयर है, मतलब हवा में भी उनका पाथ डिसाइड है। उसी तरीके से करंट को चलने के लिए भी सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। करंट तारों से चलती है, किसमें से? तारों से। तो सर्किट बोलेंगे किसे? सर्किट बोलते किसको हैं? कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस पाथ वे थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जहां से जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसे क्या कहते हैं? सर्किट। लेकिन बात एक ये है कि एक सर्किट क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब क्या क्या चीजें लगी होती हैं एक सर्किट में। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, वायर लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड में स्विच लगे होते हैं, स्विचेस के बाद सॉकेट लगा होता है, बल्ब लगा होता है, फैन होता है, प्रेस होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये फैन है, प्रेस है, आपका हीटर है, इन सबको, ये जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, क्लास 10th में हम इसे रेजिस्टेंस की तरीके से देखेंगे। क्या किस तरीके से देखेंगे? रेजिस्टेंस की तरीके से। ओके गाइस, तो यानी कि दैट मीन्स सेल। सेल क्या होता है? जैसे नेम द डिवाइस विच कैन मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेम द डिवाइस। आपके घर में मोटर लगा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक, घर में छोटा सा लगा होगा जो 1000 लीटर की टंकी भरता होगा। और अगर आप अपने खेत पे चले जाइए तो वहां पे ट्यूबवेल लगी होगी, एक बड़ा सा मोटर जो मतलब ज्यादा वर्क करता है। दैट मीन्स क्या है कि सेल। सेल मतलब अगर 2 से ज्यादा सेल है तब उसे क्या बोलेंगे? बैटरी। सेल का काम क्या होता है? सेल इज लाइक अ पंप। सेल इज लाइक अ पंप। सेल किसकी तरह बिहेव करता है? पंप की तरीके से। ठीक वैसा ही सोचिए, जैसे आपके कूलर में जो पंप होता है, जिसका काम होता है पानी पंप करने का, उसी तरीके से एक सेल जो आप अपनी घड़ी में लगाते हो, जो आपकी मोबाइल में है, उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को पंप करने से। और इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो क्या बनाते हैं? करंट। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, दैट मीन्स चार्जेस जब चलते हैं तो क्या बनाते हैं? करंट। तो सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को पंप करना। क्या करना? पंप। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी क्या करता है? पंप करता है। सॉरी, पंप क्या करता है? पानी को तेज बाहर लाता है। अच्छा, छोटा पंप है तो कम पानी बाहर निकलेगा, छोटा पंप है तो कम पानी बाहर निकलेगा, बड़ा पंप है तो ज्यादा पानी। दैट मीन्स अगर आप बैटरी ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो सप्लाई और बढ़ती जाएगी। तो एक चीज समझ में आई, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी भी जाती है कि नेम द डिवाइस विच मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, दैट इज नेम इज सेल और बैटरी। सेल का काम क्या होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन करना। इज दैट क्लियर? ओके, तो फाइनल डिफाइन करते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। हाँ, सेल का सिंबल देखिए। सबसे पहले जो सेल होता है इसका सिंबल ये होता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। जो छोटा डंडा होता है उसे अपन निगेटिव बोलते हैं, और जो बड़ा डंडा होता है उसे अपन पॉजिटिव बोलते हैं। ये एक सिंगल सेल है। अब यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा, इस डंडे को एक बड़े डंडे से कनेक्ट, ये एक छोटा डंडा। दैट मीन्स इसे बोलेंगे क्या? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल। एक सेल है ये, और ये क्या है? बैटरी। दैट इज द सिंबल ऑफ सेल। क्योंकि आपको जब आप न्यूमेरिकल करोगे या सर्किट डायग्राम बनाओगे तो वहां पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन यूज करने होते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा सेल के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अलग चीजों की। क्या कि अगर हमको डिफाइन करने को आ जाता है तो क्या लिखेंगे? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंप्राइजिंग
कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस। बेटा कंडक्टिंग वायर्स ये होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके का सिंबल होता है कंडक्टिंग वायर्स। ओके, कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं, ये एक जिगजैग सा सिंबल होता है जिसे अपन बोलते हैं क्या, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। या इसी को इस तरीके से काफी बुक में ड्रॉ कर रखा होगा कि बीच में एक बॉक्स टाइप का बना होगा और यहाँ पे आर लिखा होगा, एक बॉक्स टाइप का बना होगा, यहाँ पे आर लिखा होगा, दैट मीन्स दिस इज अ रेजिस्टेंस। और बहुत से लोग इसे लोड भी कहते हैं। ओके, अदर रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस। प्लस को हमेशा हायर बोला जाता है, माइनस को हमेशा लोअर बोला जाता है, तभी करंट फ्लो करती है, कहां से, प्लस टू माइनस। ओके, अब बात करते हैं along which an electric current flow it is represented by drawing। तो बेटा ये कुछ सिंबल्स है, इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं, जैसे कहीं पे इस टाइप का सिंबल बना है, दिस इज की। क्या है बेटा, ये की। जब इसमें पॉइंट लगा होगा अंदर तो ये होगा ओपन की, और पॉइंट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। पॉइंट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड की। ओके, ठीक। अब ड्रॉ करते हैं एक सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपन के पास क्या क्या होना चाहिए, एक बैटरी, देखिए ये हो गया कंडक्टिंग वायर, इनसे एक काम करिए, एक बल्ब लगा दीजिए या एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से आर। ओके, जो ये रेजिस्टेंस है हमारा, इसमें यहां पे ये हो गया एक अमीटर ऐड कर दिया। क्या, अमीटर। इसका ये टर्मिनल प्लस है, ये क्या है, माइनस। नीचे लाए इसको, यहां पे एक स्विच लगाया और इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बड़ा डंडा प्लस, ये माइनस। करंट कहां से फ्लो होगी, प्लस टू माइनस। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस टू माइनस। ये रेजिस्टेंस हो गया। और अगर हमारा, सबसे पहली बात हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एम्पियर मीटर और अमीटर। ओके, एम्पियर मीटर और एमीटर। याद रखिएगा हमेशा, जो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है वो एमीटर के प्लस टर्मिनल से ऐड होता है और माइनस माइनस से। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, तो अब कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने टाइप की होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप साइकिल चलाते हो, उसमें जो चेन होती है वो पूरी कंप्लीट कनेक्ट होती है, या आप जब गेहूं पिसाने जाते हो तो जो उस मशीन को जो वो चला रहा होता है, बेल्ट जो उस पुली को उस बेल्ट से कनेक्ट होता है, अगर वो ब्रेक कर दें तो क्या फिर भी वो चलेगा, या आपके साइकिल की चेन बीच में से ब्रेक कर दें तो क्या वो साइकिल आगे बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से जब आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो और बीच में से एक वायर कट कर दिया जाए, चार्जर में दो वायर आते हैं, दोनों में से एक कट कर दिया जाए तो क्या सप्लाई पहुंचेगी, नहीं। दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्या, जब वो सर्किट क्या हो, ब्रोकन हो। सर्किट क्या हो बेटा, ब्रोकन हो। और अगर बल्ब लगा दिया तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सर्किट ब्रेक ना हो, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो हो करंट का, क्या हो, कंटिन्यूअस फ्लो हो करंट का, एंड बल्ब विल ग्लो, तो अपन क्या बोलेंगे, दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। तो सर्किट हो गई हमारी दो टाइप की, एक हो गया हमारा क्लोज और एक हो गया हमारा ओपन सर्किट। नेक्स्ट अब बात करेंगे ओम्स लॉ की। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ की। इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है क्या, कि ओम क्या कहते हैं। सबसे पहली बार कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में सर जॉर्ज साइमन ओम ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था।
अपना एक लॉ दिया था। उन्होंने क्या किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था कि मतलब जैसे आपका F इक्वल्स टू एम ए होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सेम एज नहीं, उसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक लॉ एस्टेब्लिश किया था जो कि रिलेशन बताता था किनके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो सबसे पहली बात कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होगा, ये मार्कर छोटा सा है, मोटा, इसकी लेंथ इतनी है, एरिया इतना सा ही है, ठीक। और एक और कंडीशन क्या है, अभी इसका टेम्परेचर कुछ नहीं, अगर यहाँ पे आग जलाई जाए तो ये गर्म होगा यानी मेल्ट होने लगेगा क्योंकि प्लास्टिक है। तो अगर एक बात की जाए नॉर्मली कि इफ द फिजिकल कंडीशन क्या हो गई, सच एज लेंथ, टेम्परेचर, या नॉर्मली बात करें तो कि इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. ओके गाइस, सो इन्होंने क्या कहा था, द फिजिकल कंडीशन, अगर किसी भी वायर की फिजिकल कंडीशन जैसे लेंथ हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब हो गया, जैसे जब हम सलाद काटते हैं, मान लिया मूली काट रहे हैं और उसके जो सारे गोल गोल सैलेड कटे हैं, अगर उनको मिलाया जाए, अगर उनको वापस इकट्ठा किया जाए तो ये जो सेक्शन बनेगा हर एक मूली का, हर एक उस सैलेड का जो सेक्शन आ रहा उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, वो सेम रहे, ठीक। तो अगर जनरली फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहेंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और V is proportional to I. This symbol is directly proportional. That means V upon I is equals to constant. और इस कांस्टेंट को ओम का कांस्टेंट भी कहते हैं, किसका, ओम कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसे क्या लिखते हैं, R. That means resistance of the wire R is equals to ohm constant known as resistance of conductor. This equation is called Ohm's equation. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V is equals to IR. इनका क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से समझते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल, अगर यहाँ पे करंट 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 3 टाइम इंक्रीज कर दें तो करंट भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा वही उतना ही उसका करंट भी इंक्रीज होगा। दैट इज सेड बाय ओम्स लॉ। ओम
सर जॉर्ज साइमन ओम। और तब ऐसा तब होगा जब फिजिकल कंडीशन ऑफ वायर और कंडक्टर रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया क्या हमारा ओम्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज ओम एंड R is the resistance. R is the resistance. Is that clear? Okay guys, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा। ओम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? इट इज only applicable when the physical condition of wire remain same। जब तक सेम बनी रहेगी तो क्या होगा, यहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं है सेम तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सेकेंड, दोज कंडक्टर विच फॉलो और ओबे ओम्स लॉ is called ohmic conductor। Those conductor which follow Ohm's law is called ohmic conductor। Which do not follow, अगर यहां बात करें कि those conductor which follow और obey Ohm's law is called ohmic conductor। आगे देखिए कि those conductor which do not follow or obey is called non-ohmic conductors। Example, diode, semiconductors, etc। ठीक, तो ये हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। 12th में इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन है आपके लिए। ओके गाइस, तो हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला क्या, V इज इक्वल टू आई आर। पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला हर जगह घूमेगा बिंदास होके। ओके, तो R क्या मिला यहाँ पे हमें, रेजिस्टेंस। ओके, ये R क्या है, रेजिस्टेंस। अगर आप यहां से इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहो तो हम डिफाइन कर सकते हैं R की न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे? ये पार्ट इरेज कर दिया जाए। ओके, अपन को क्या पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। अगर न्यूमेरिकली डिफाइन करें इस रेजिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, resistance is defined as the potential difference applied across the end of conductor and the current flowing थ्रू इट। एक चीज यहां पे सही कर लीजिए क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो है, किसका है, V और I का। क्या बोलेंगे उसे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसे, रेजिस्टेंस। अब यूनिट देखिए रेजिस्टेंस की क्या होगी। ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर। यहां से देखिए वोल्ट पर एम्पियर, बट ओम के ऑनर में
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, और इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओम। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा ओम इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इज दैट क्लियर? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब आगे अगर हम बात करें 1 ओम रेजिस्टेंस की, जैसे बेटा 1 वोल्ट था पोटेंशियल, वैसे ही 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। अगेन R इज इक्वल टू होता है क्या? V अपॉन I, और इसकी यूनिट ओम। इफ अगर V इज इक्वल टू 1 हो जाए वोल्ट और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, ये नोट हो गया है आपका? ओके, मैं यहां पे बता दे रहा हूं अब, क्योंकि ये वाला बोल्ड है वो छोटा है लॉकडाउन में। ओके, तो इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल पे 1 एम्पियर की करंट हो फ्लो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 1 ओम। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, if 1 ampere current is flowing through a conductor, when 1 volt potential difference is applied across its end, okay, its ends। तो ये हो गया। then resistance of conductor become 1 ओम। कब बोलेंगे? जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी 1 वोल्ट पोटेंशियल पे, या 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पे करंट कितनी फ्लो हो? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा उस कंडक्टर का? 1 ओम। इज दैट क्लियर? कितना होगा बेटा उसका? 1 ओम। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ का, और इस पे हम लोग ज्यादातर फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। किसके? V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिला जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अभी अपन ने इसको न्यूमेरिकली डिफाइन किया है कि रेशियो ऑफ V एंड I। अब आगे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक